नमल कसरगाह दार की नेक्सी में उस सुबह शोर गुल बरपा था। सदाकत काम ख़त्म करके अपने क्वार्टर में चला जाता था। आज भी बाहर था। हसीना फारिग सी लाउंज में चौकी खींच कर बैठी गाहे बगाहे किचन को देखती और इधर उधर टहलती। नुसरत भी तो किचन को ही अंगारा आंखों से देख देख कर होल रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था हुनैन को कच्चा चबा जाए। हसीना समेत सबको वहाँ से निकालकर वो ओपन किचन में काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ी खड़ी थी। आस्तीन चढ़ाए दुपट्टा कसे बाल बांधे वो किचन को डिक्लटर कर रही थी, गंदगी से पाक। जब नुसरत को मालूम हुआ कि अपना कमरा हुनैन ने साफ़ किया था तो काफ़ी खुश हुई, हैरान भी, जताया भी आज कहाँ से ख्याल आ गया। मगर चलो अच्छा है, उसको भी एहसास हुआ घरदारी का। यहाँ तक ठीक था, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता दराज खुलने पे मालूम हुआ कि आधे से ज़्यादा सामान हुनैन बीबी घर से बाहर कर चुकी हैं तो नुसरत पहले हैरान और फिर गुस्सा हुई। हालांकि हुनैन ने काम की कोई चीज़ नहीं फेंकी थी, मगर वही माओं वाली आदत कि 1970 की दहाई की भी सुइयां धागे संभाल कर रखेंगी कि शायद क़यामत से पहले कभी काम आ जाए। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर जब वो पिछले 2 हफ्तों के दौरान बारी बारी हर कमरा सिवाय जुमर के कमरे के साफ़ करने लगी तो नुसरत को गुस्सा आने लगा। और आज सुबह जब उसने किचन में कदम रखा, यानी कि इन सबको बाहर निकाला, तो नुसरत जुल्फ़िकार खान के लिए मज़ीद बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। हर चीज़ हिला दोगी, फेंक दोगी, वो कैबिनेट क्यों खोल रही हो, उफ़ ये मसालों के डब्बे क्यों निकाल रही हो। वो वहीं बैठे हुए हन्ना का इतना रोक तो था कि मुँह से मना कर दिया तो अब किचन में नहीं जाना। बार बार परेशानी से उसे पुकारती, मगर हुनैन पुरसुकून थी। घुटनों के बल काउंटर टॉप पे बैठी ऊपर कैबिनेट से चीज़ें निकाल कर काउंटर पे रख रही थी। मैं कोई भी काम की चीज़ नहीं फेंकूंगी अम्मी, सिर्फ एक्सपायर्ड मसाले के पैकेट निकाल रही हूँ। शीशों वाले मसाले निकाल कर शीशियाँ धोकर सुखाकर वापस डाल दूँगी। अंदर पड़े सारे बर्तन धोने हैं, गंद निकालना है, साफ अखबार बिछाकर हर चीज़ सेट करके रखनी है। हाँ भाई, माँ तो फूल है, माँ को तो कुछ आता ही नहीं। 3 बच्चे पाल कर बड़े किए, जॉब भी की, घर भी संभाला, मगर नहीं। वो पंजों के बल बैठी कैबिनेट पे हाथ रखे मुड़कर नुसरत को देखने लगी। पता है क्या अम्मी, हर औरत के अंदर एक शदीद पोजेसिव किस्म की रूह होती है। जैसे वो अपनी सास या अपनी बहनों की खुद मुख्तारी अपने घर में नहीं बर्दाश्त करती, इसी तरह वो अपनी बेटी की खुद मुख्तारी भी बर्दाश्त नहीं करती। अब मैं ये तो चाहती हैं कि बेटी बिस्तर से उठे तो चादर दुरुस्त करके उठे, मेहमानों के सामने जाए तो चाय देने का सलीका आता हो, मुख्तलिफ पकवान बनाना सीख ले, अपना कमरा साफ रखा करे ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें। मगर जब बेटी ने अपनी मर्ज़ी से घर सेट करना चाहा, वहाँ आपके अंदर की औरत जाग गई। इसीलिए लोगों ने हाउस वाइफ या हाउस कीपर की टर्म बनाई कि सिर्फ घर के साहिब की बीवी या घर की नौकरानी ही घर की चीज़ों को रखने और छेड़ने में खुद मुख्तार होती है। मगर अब वो दौर ख़त्म हुआ। आज से हुनैन यूसुफ एक नई टर्म ईजाद करती है, होम गर्ल। घर की बेटी को घर के काम सीखने चाहिए, अगले घर के लिए नहीं बल्कि अपने घर के लिए, हर वो घर जहाँ वो रहे। और अगर हसीना सामने तान कोसती सुन न रही होती तो नुसरत का हाथ बार बार जूते तक जाकर रुक न जाता। करीबन 3 घंटे बाद वो धुले धुलाए किचन के सामने थकन से चूर खड़ी थी। अब किचन कैबिनेट्स अंदर से भी साफ और हुजम में कम थे, सब उसने खुद किया था। ये नौकरानियों के करने के काम नहीं होते। अम्मी की 100 सलावतें सुनकर भी बहरी बनी क्लटर और चैरिटी के बड़े बड़े शॉपर बाहर कूड़े के डब्बे में डालकर आई। अब बस एक काम रह गया था, अपने बेडरूम की 1-2 दराज़ें उसने छोड़ दी थी उस रोज़। अब उनको निकाल कर लाउंज में ले आई और उनमें से ज़रूरी कचरा और खैरात का सामान अलग अलग करने लगी। अभी वैसे ही बेहाल बंधे बालों और थके चेहरे के साथ बैठी थी और गोद में रखे पर्स खोल खोल कर देख रही थी जब बड़े अब्बा अपनी व्हील चेयर धकेलते करीब में आकर खामोशी से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। वो मगन सी पर्स खाली कर रही थी। ये उसके सारे पर्स थे। दफातन वो रुकी, ठटकी। एक पर्स में से 500 का नोट निकला, दूसरा खोला तो 50 और 20-20 के नोट थे, एक में चंद सिक्के थे। उसने खुशगवार हैरत से सर उठाया। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पुराने पर्सेस में पैसे पड़े हैं। अजीब इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं है। अब्बा मुस्कुराए। ये तोहफ़ा है। तोहफ़ा? वो चौंकी। जब छोटी थी तो सुनती होगी कि दुनिया में सिर्फ इंसान और जानवर लिविंग थिंग्स हैं। बड़ी हुई तो पता चला कि पौधे और दरख्त भी जानदार हैं, मगर दीन पढ़ो तो मालूम होता है कि हर पत्थर, हर दीवार, हर सब जानदार है।
क़यामत के दिन गवाही देंगे ना ये पत्थर, ये घर, ये जगह। कुछ महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तभी गवाही देंगे ना। इसीलिए ज़मीन पे आहिस्ता और तमीज़ से चलने का कहा जाता है। इसीलिए कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और याद है, एक पत्थर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सलाम किया करता था। इसीलिए इन चीज़ों के साए झुके हुए अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। ये सब लिविंग थिंग्स हैं, तुम्हें देखती हैं, महसूस करती हैं। वो लहज़े बर्क रुके जब कोई लड़की अपनी अलमारी का, अपने कमरे का ख्याल करती है, उसके अंदर का ज़ायद बोझ निकाल कर उसको हल्का फुल्का और साफ़ करती है, खूबसूरत बनाती है। तो ये अलमारियाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हैं और इनके कोने कुदरों से कोई ना कोई तोहफ़ा निकल आता है। कभी कोई पुरानी खोई हुई चीज़, कभी बरसों के भूले हुए पैसे। उनके लिए इन दरो दीवार का, इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। ये भी तुमसे प्यार करेंगी। जिन्नात और इंसानों के अलावा बाकी सारी मखलूक बहुत एहसास और एहसान मानने वाली, बहुत कदर करने वाली है। उन्होंने मुतहय्यर सी होकर इन पैसों को देखा, फिर अब्बा को। उसके ऊपर जैसे एक नया इंकशाफ हुआ था। उसी ट्रांस की सी कैफियत में वो बोली थी, अब्बा, कोई कहता है लड़कियां खिला और चांद तक पहुंच रही हैं, कोई कहता है वो कोर्ट, अस्पताल, फौज, हर मैदान को फतह कर रही हैं। अब मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा हो अगर लड़कियाँ अपने घरों के कोनों खुदरों तक भी पहुँच जाएं। अगले घर जाने के लिए नहीं, दूसरों से तारीफ़ सुनने के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए कि सफाई के बगैर ईमान आधा अधूरा होता है, और इसलिए कि फरिश्ते साफ़ जगहों पे आते हैं। जब हमारे घर अंदर से इतने गंदे होंगे, अलमारियों के अंदर दुनिया जहान का गंद सड़ रहा होगा, डस्टबिन कचरे से उबल रहे होंगे, तो क्या फरिश्ते हमारे घरों में आना पसंद करेंगे? वो अब सर झुकाए खुद से बोलती पर्स उठा रही थी। एक 5 रुपये का सिक्का गोद में गिरा। वो मुस्कुरा दी। उसको अब सुमर, उसामा या नुसरत की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी। उसका घर, उसकी अलमारियाँ, उसके दरो दीवार तो वाकिफ़ थे ना उसकी मेहनत से। वही उसका शुक्रिया कह रहे थे। हुनैन यूसुफ के लिए यही बहुत था। मुलाकाती हाल में मामूल का शोर गुल बरपा था। गिलास बूथ के दोनों तरफ फारिस और जुमर बैठे थे। दरमियान में शीशा था जिसमें नन्हे नन्हे सुराख थे। साथ में कितारों में 2 दर्जन बूथ लगे थे। एक तरफ कैदी थे, दूसरी जानब उनके अजीज़ व अकारिब जो उनसे मुलाकात कर रहे थे। वो सर झुकाए संजीदा और खामोश सी बैठी थी। फारिस ने उंगली से शीशा खटखटाया। जुमर ने चौंक कर सर उठाया। वो गौर उसे देख रहा था। परेशान हूँ। जुमर ने सर झटका और फाइल खोली। कान के पीछे बाल अड़से, सर झुकाए। अब वो कह रही थी, प्रोसिक्यूटर ने बहुत से गवाह गिव अप कर दिए हैं। जब वकील चाहते हैं कि कोई केस जल्द से जल्द चले तो वो कम से कम गवाह पेश करते हैं। मेरी यही स्ट्रेटजी थी, मगर तुम्हारे गवाही देने से मैं खुश नहीं हूँ। खैर, तुम फैसला कर ही चुके हो तो तुम्हें विटनेस प्रेप करानी है। वक्त कम है। खिलाई पे बंदी घड़ी देखी और सर उठाकर फारिस को देखा। जब वो कोई ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब न देना चाहो तो 4 लफ्ज़ बोल देना, आई डोंट रिकॉल, मुझे याद नहीं। कानूनन ये झूठ नहीं होता। और जब वो तुमसे पूछेंगे कि उस रात तुम कहाँ थे, तो कहना, मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि मैं उस रात घर था। अब ये सच है क्योंकि तुम बहुत दफ़ा कह चुके हो कि तुम उस रात घर पे थे। तुम्हारी बहुत दफ़ा कही बात सच थी या झूठ, ये अलग बात है। ओके, उसने सर को खम दिया। अब वो उससे सवाल पूछने लगी, फारिस गाजी, क्या आपके और कमरुद्दीन साहब के दरमियान कोई दुश्मनी थी? मुझे याद नहीं। वो पुरसकून सा बोला, क्या आपने कमरुद्दीन को जेल में पीटा था? मुझे याद नहीं। गुड। वो ज़रा सा मुस्कुराई, अब बेहतर नज़र आने लगी थी। क्या आपने कमरुद्दीन को कत्ल करने की धमकी दी थी? नहीं। आप 28 और 29 अगस्त की रात कहाँ थे? जैसा कि मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मैं उस रात घर पे था। ताबेदारी और तायीदी अंदाज में आबरू उठाई। जुमर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। क्या आप पूरी रात घर पे थे? मुझे याद नहीं। वो सुलझे हुए अंदाज में जवाब दे रहा था। जुमर की रंगत वापस आ रही थी। वो कटहरे में खड़े कोई गलत बात नहीं करेगा, उसकी उम्मीद बढ़ने लगी थी। मगर वो फारिस था, उस पर एतबार क्यों नहीं होता था? वो सुबह सर्द और जालिम थी, खामोश और बेहिस। आज कमरे अदालत में बैठे फारिस काजी ने स्याह पैंट के ऊपर ग्रे शर्ट और स्याह कोट पहन रखा था। ताज़ा शेव, ज़रा बड़े बाल गीले करके पीछे को हटाए। वो संजीदा मगर मुतमईन नजर आ रहा था। साथ बैठी स्याह कोट और घुंघरैले बालों वाली जुमर का चेहरा जर्द था। इतने हफ्तों की अनथक मेहनत और जहनी दबाव ने उसे अपनी सेहत की तरफ से गाफिल कर रखा था। आज भी वो पहले से कमज़ोर नजर आती थी। पिछली कुर्सी पे स्याह कोट में मलबूस अहमद शफी बैठा था। उसकी लॉ डिग्री और लाइसेंस के बायस उसे इधर बैठने का मौका मिल जाता था। जुमर को 99% यकीन था
کہ اس کی ڈگری جعلی تھی، مگر اپنے دفاع میں وہ صرف اتنا کہا کرتا تھا کہ بغیر لا ڈگری کے وہ سیاسی کنسلٹنٹ ہی نہیں بن سکتا، اور چونکہ بات درست تھی اس لیے وہ باز پرس نہیں کرتی تھی۔ جب فارغ سوچنے لگا تو زمر نے بے چینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بہت احتیاط سے گواہی دینا، پلیز کچھ غلط مت کرنا۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے 3.5 مہینے کچھ نہیں کیا، جو تم نے کہا وہ کیا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر کا سر اس بات میں ہلا۔ میں یہاں خاموشی سے بیٹھ کر وکیلوں کی بیکار بحثیں سنتا رہا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سننے کا، کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ زمر نے چونک کر گردن پھیری تو استغاثہ کی کرسیوں پہ بیٹھے قیمتی نفیس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ تو سابق پروسیکیوٹر جنرل ہیں، یہ ادھر کیسے؟ فارغ لاعلمی سے شانے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمر نے گھوم کر احمر کو دیکھا جو نگاہیں اور اوپر چبوترے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل ادھر کیا کر رہے ہیں احمر؟ مجھے نہیں معلوم، قاضی نے کہا تھا ان کو بلاؤ، میں نے صرف اتنا کیا کہ ان کی موجودگی یہاں یقینی بنائی۔ فارغ نے کہا تھا۔ وہ متعجب رہ گئی، پھر واپس گھومی اور الجھن سے فارغ کو دیکھا جو کٹہرے میں کھڑا حلف دے رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ساری باتیں ذہن سے جھٹک کر گواہی لینے لگی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے، اس نے خشک لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، فارغ طاہر غازی۔ نظریں زمر پہ ہی جمی تھی کہ یہ درست ہے کہ آپ کو 13 اکتوبر کی شام اپنے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا؟ جی۔ وہ اب اس سے چند روٹین کے سوالات کر رہی تھی اور وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ آخر میں اس نے پوچھا، کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا قمر الدین چودھری کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی ہاں، میں نے یہ قتل اور اغوا نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ زمر مڑی اور پروسیکیوٹر کو یور وٹنس کہہ کر مخاطب کرتی اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ پروسیکیوٹر لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ فارغ غازی، آپ نے ابھی کہا کہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جانتے تھے، کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی دشمنی، کوئی رقابت تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ کٹہرے پہ ہاتھ رکھے کھڑے وہ پروسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے قمر الدین چودھری کو پیٹا تھا؟ آئی ڈونٹ ریکال۔ پروسیکیوٹر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کیا قمر الدین کے جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ کا اس سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات کہاں تھے؟ میں رات 9 بج کر گھر آ گیا تھا اور اگلی صبح 7:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ زمر نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے پروسیکیوٹر جنرل کو دیکھا۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے انگشتِ شہادت کا ناخن رگڑتے توجہ سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ رہے تھے؟ پروسیکیوٹر نے وہ سوال پوچھا جس کا زمر کو دھڑکا تھا۔ کمرہ عدالت میں چند ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فارغ طاہر غازی نے اٹھی گردن اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، نہیں۔ زمر کا دل لمحے بھر کے لیے رکا۔ احمر بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پروسیکیوٹر بھی 2 قدم مزید آگے آیا۔ تو آپ اس رات کہیں جا کر واپس آئے تھے؟ پروسیکیوٹر کو مجھے یاد نہیں کی توقع تھی۔ وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ میں 11 بجے گھر سے نکلا تھا اور صبح 5 بجے واپس آ گیا تھا۔ زمر نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ آپ 11 سے 5 کے درمیان کدھر گئے تھے؟ فارغ نے ایک علاقے کا نام لیا جو ڈاکٹر ایمن کے ہسپتال کے قریب تھا۔ یہ علاقہ قمر الدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے۔ میں پوری رات اسی علاقے میں تھا، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ زمر کو نہیں سمجھ آئی وہ کس بات پہ اعتراض کرے۔ اس کا گواہ اپنے ہی خلاف ہاسٹائل وٹنس رہا تھا۔ اور آپ وہاں کس جگہ تھے؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ میں ایک عمارت میں گیا۔ وہ کوئی خالی عمارت تھی؟ کوئی زیر تعمیر ہسپتال، کوئی فیکٹری جہاں آپ کی البائی ثابت کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو؟ پروسیکیوٹر کے لبوں پہ استحضائیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہاں 32 لوگ تھے جنہوں نے مجھے ادھر دیکھا پوری رات۔ میرے پاس 32 البائیز ہیں۔ جہاں پروسیکیوٹر لمحے بھر کے لیے لاجواب ہوا، وہاں زمر نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کراہ کر آنکھیں میچیں۔ 32 لوگ؟ پروسیکیوٹر قدرے بوکھلا کر سنبھلا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ ایک میٹنگ پلیس ہے، ملاقات کی جگہ۔ بور ہوئے لوگ ادھر جاتے ہیں۔ اور آپ ادھر کیوں گئے تھے؟ میں کافی پینے گیا تھا، وہ تازہ دم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پروسیکیوٹر کو سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ آپ کا مطلب ہے یہ کوئی بار یا کلب جیسی جگہ ہے؟ جی۔ تو وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی؟ پروسیکیوٹر نے اب کے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ کیا آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی، صرف مرد ہوتے ہیں، وہ الفاظ توڑ توڑ کر بولا تھا۔ لمحے بھر کو کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔
जुमर को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। निचला लब दांतों तले दबाए वो बिल्कुल सुन सी फारिस को देख रही थी। अच्छा, आई सी। सो आप उस क्लब में थे पूरी रात? प्रोसिक्यूटर साहब, वहाँ 32 लोग, 32 मर्द उस रात मौजूद थे। क्लब की लॉबी की सीसीटीवी फुटेज में मेरे आगे पीछे दाखिल होने वाले 32 लोगों के चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। कुछ के तो नाम भी मुझे याद हैं, जो कोलंबिया से पढ़कर आया है और एक बड़े सरकारी अहदेदार का बेटा है। वो बार काउंटर पे मेरे साथ ही बैठा था। उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ था। और जुमर ने भी इख्तियार गर्दन मोड़कर प्रोसिक्यूटर जनरल को देखा, जिनकी नज़रें फारिस गाजी पे खड़ी थीं और कान सुर्ख थे। इधर वो पुरसुकून सा कह रहा था। जज साहब एकदम चौंक कर फारिस को देखने लगे थे। आप प्रोसिक्यूटर साहब, इन 32 लोगों को सब्फ्यूं न करें, कोर्ट बुलाएं और मेरी एलिबाई की तस्दीक कर लें। मैं आपको उनके नाम देने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे गिरफ्तार ही इन लोगों के नामों के लिए किया है ना, तो मुझसे नाम पूछें। सादगी से जज साहब की तरफ देखा। बिल्कुल, आप उनके नामों की फहरिस्त अदालत में जमा करवाएं। अदालत उनको बारी बारी तलब करके सवाल जवाब कर लेगी। प्रोसिक्यूटर का एतमाद वापस आने लगा।